मोदी जी स्वयं हट जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा? 75 साल का एक पैरामीटर सेट किया जी। वो बीजेपी ने सेट नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी ने सेट किया। अच्छा। कि मोदी की एक मैं जो खास चीज मान के चल रहा हूँ कि वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं। क्या बात है। और उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट इस ढंग से की, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जाती है कि मोदी को भी अपने गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तभी तो वो प्रधानमंत्री बने और बीजेपी का राज आया, क्योंकि वाराणसी से लड़ने के बाद एक मैसेज चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। और उसको आने वाले प्रधानमंत्री हो सके बीजेपी तरफ से, उनमें एक तो हमने जिक्र कर दिया अमित शाह का जी, दूसरा सबसे ऊपर जो जिक्र आता है वो आता है योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी का। बिल्कुल। तो ये दोनों जो चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो मोदी के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो बनी नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल नेता क्यों बने? 2014 से पहले तो एमपी पीएम बनाते थे, यानी सांसद। ये बड़ी गजब की बात है, बड़ी रोचक बात है। और 14 से लेके इतनी पावरफुल, मतलब 14 से लेके जो तीनों चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है वो एमपी बना रहा है। क्या बात है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, बीजेपी के अंदर एक नया विवाद पैदा हो गया है। अभी अभी जो बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं अमित शाह, उनका एक बयान आया। उनके बयान का मतलब आपको तब पता चलेगा, उससे पहले का एक बयान हम आपको बताते हैं। उनसे पहले संघ प्रमुख हैं जो मोहन भागवत, उनका एक बयान आया संन्यास को लेकर, उम्र को लेकर, 75 साल की उम्र को लेकर। और जब मोहन भागवत जी बयान दें तो वो ऐसे ही बयान नहीं होता, उसके मायने और मतलब होते हैं। और वह बयान अपने आप में बीजेपी से आकर जुड़ जाता है, यह भी आपको मालूम है। और ठीक जैसे ही मोहन भागवत जी संन्यास पर बोले, उम्र पर बोले, उसके बाद अमित शाह भी बोले। अमित शाह ने भी संन्यास की बात की कि मैं संन्यास के बाद ये करूंगा वो करूंगा, आप समझते हैं। अब उससे पहले कई नेताओं के बयान आ रहे थे, भाई उम्र जब 75 साल की हो जाती तो बीजेपी का यह सिद्धांत है कि बीजेपी पार्टी उसको उसमें भेज देती जहां पे आडवाणी जी को भेज दिया था, मार्गदर्शन मंडल है। अब ये सारी बातें क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़े कारण क्या है, क्योंकि पार्टी ने एक ऐसा रूल और नियम बना दिया था, सिद्धांत बना दिया था कि 75 के बाद है ना जो सक्रिय राजनीति उससे संन्यास ले लेना चाहिए। और इस सिद्धांत की बलि कई बड़ी नेता चढ़ गए, जिसमें खुद बीजेपी के पितामह हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, नजमा हेपतुल्ला, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, हुक्मदेव नारायण, किनका नाम ले, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इस सिद्धांत की भेंट चढ़ गए। अब जब ये नेता भेंट चढ़ गए हैं तो मोदी जी भी खुद 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या वो भी संन्यास लेंगे? अब यहां से सवाल खड़े होते हैं। और सवाल जब खड़े हो गए, क्योंकि बीजेपी में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसके अंदर भी मोहन भागवत का रोल होता है, और यहां तो वो स्वयं बयान दे रहे हैं। इन सारी चर्चाओं के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, प्रद्युमन जोशीला जी। भाई साहब राम राम। राम राम, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, जो चर्चा चली है जी, क्या इसके बाद ये मानकर चलें कि अब मोदी जी स्वयं हट जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा? क्या मायने हैं इस मतलब बयान के? देखो, सामाजिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, उसमें अक्सर एक बात चलती है कि जो आदमी जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक बात है। कभी ना कभी उसके द्वारा किया गया पहले जो कार्य है वो वापसी रिवर्स होता ही होता है।
तो यहाँ भी जो 75 साल का एक पैरामीटर सेट किया जी। वो बीजेपी ने सेट नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी ने सेट किया। अच्छा। नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के सबसे पावरफुल नेता बन गए, उससे पहले तो बहुत नेता ऐसे थे जो उम्र जिनकी काफी थी, वो फिर भी सक्रिय थे, बड़े बड़े पदों पर। बिल्कुल बिल्कुल थे। ठीक है। जिस समय मोदी जी ने ये चीज का ऐलान किया, मैं जो समझ पा रहा हूं, अटल जी 75 से ऊपर रहने के बाद प्रधानमंत्री रहे हैं। बहुत नेता हैं, खुद बीजेपी के बिल्कुल बहुत नेता हैं। मैं जो समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को एक तो कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई जी। दूसरी बात, जब उनको कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, उससे पहले एक चीज मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। जब 2013 में उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया, उससे उस समय बीजेपी में उनसे बड़े कद के कई नेता थे, बहुत ज्यादा थे। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें, मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, सुषमा स्वराज की कर लें, अरुण जेटली की कर लें जी। यहां तक कि जिस शख्स ने उनका नाम प्रपोज किया, राजनाथ जी, वो राजनाथ सिंह उनसे काफी सीनियर थे, कल्याण सिंह उनसे सीनियर थे, शिवराज सिंह चौहान थे, बहुत नेताओं की बहुत लंबी फेहरिस्त है। उमा भारती थी। तो कहीं ना कहीं उमा भारती, संजय जोशी, बहुत नेता हैं, बहुत नेता, वो तमाम नेता उनसे बड़े सीनियर थे। और उनके बावजूद, क्योंकि मोदी की एक मैं जो खास चीज मान के चल रहा हूं कि वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा बात है। और उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट इस ढंग से की, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, कि मुख्यमंत्री तो उस समय बीजेपी के और राज्यों में भी थे, और गुजरात में तो गोधरा जैसा दंगा हुआ, ठीक है, जो पूरी दुनिया में जिसकी चर्चाएं आज भी चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद मोदी ने अपने को एक नेता के रूप में स्टेब्लिश किया। और लंबे कार्यकाल की बात करें ना प्रद्युम्न भाई, मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान का इनसे लंबा, बिल्कुल लंबा है, रमन सिंह का इनसे लंबा कार्यकाल था, अनेकों ऐसे मुख्यमंत्री जिनका लंबा कार्यकाल भी था। लंबा कार्यकाल, और उसको छोड़ दो, असली कहानी जो मैंने दो शब्द बोले, वो मार्केटिंग नहीं, सही, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। शिवराज सिंह चौहान अपनी मार्केटिंग और मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वरना तो लोकप्रिय तो वो भी थे, बिल्कुल थे, ठीक है ना। और भी बहुत नेता ऐसे आज भी लोकप्रिय हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश संयुक्त यूपी के मुख्यमंत्री, वो छोटी चीज थोड़ी थी, बिल्कुल सही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री, पता नहीं क्या क्या रह लिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पाए सिस्टम को जी। और आज तक का हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड और है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती में दिए हैं, और राजनाथ सिंह खुद उत्तर प्रदेश से थे। सही बात। और मैं ये बात तब और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि मोदी को भी अपने गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तभी तो वो प्रधानमंत्री बने और बीजेपी का राज आया, क्योंकि वाराणसी से लड़ने के बाद एक मैसेज चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में, सही बात है, कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा, और उसका उनको फायदा मिला। तो मोदी ने मार्केटिंग और मैनेजमेंट के दम पर, और गुजरात में चूंकि व्यापारियों का बड़ा गढ़ है, तो आर्थिक संसाधन भी चाहिए, उनमें भी वो जो है उनको जुटाने में नरेंद्र मोदी को महारत है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों की वजह से मोदी पीएम इन वेटिंग हो गए, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, प्रधानमंत्री बन भी गए, बीजेपी को बहुमत मिल गया जी। उसके बाद सबको ये संभावनाएं थी कि ये जो बड़े फन्ने खा नेता हैं, इनको से कैसे निपटा जाए, क्योंकि नहीं तो ये टांग अड़ंगा कोई भी नेता हो, स्वतंत्रता से काम नहीं करने देंगे। कोई भी नेता हो जिसकी उम्र उनसे बड़ी होगी ना, तो उनसे आदमी कहीं ना कहीं जरूर झुकता है। ठीक बात, उम्र का अपना एक तकाजा, बिल्कुल सही कहा। तो मोदी जी ने एक पैरामीटर सेट किया, भाई वो लगभग खुद उस समय 64-65 साल के थे जब प्रधानमंत्री बने, और 64 साल के, और जो है आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी और जितने नेताओं से उनको ये भय था कि ये कहीं ना कहीं टांग अड़ा सकते हैं, काम नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर उसमें एक बड़ी गजब बात क्या है, इतने सीनियर नेता को, मान लो लाल कृष्ण आडवाणी को अपने नीचे मंत्री थोड़ी बनाएंगे, बिल्कुल सही बात, मुरली मनोहर जोशी को मंत्री थोड़ी बनाएंगे। अब उस समय एक चर्चा चली थी, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, कि मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे राष्ट्रपति, और मुरली मनोहर जोशी बनेंगे उपराष्ट्रपति। हर जगह चर्चा थी, ठीक बात है, भाजपा भी मान रही थी।
बिल्कुल ठीक। और ये खबरें उस समय खूब वायरल थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, और भी अलग अलग। जी जी सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मोदी को ये पता था, और हर नेता को ये पता होता है कि भाई आपसे सीनियर अगर कोई नेता आपके ऊपर बैठा दिया तो फिर तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है। उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि भाई 75 साल से ऊपर वाले मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, चले जाएं। मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, नहीं भेज दिए, खुद कोई नहीं जाता राजनीति में। जी जी ठीक बात। वो भेज दिए उन्होंने, वो चले गए। उसके बाद आडवाणी, जोशी, उमा भारती, पता नहीं को कितने के नेता थे, उन सबको खुले लाइन लगा दिया। और फिर मोदी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो ये किया कि कुछ एक 4-5 बड़े चेहरों को छोड़ के बाकी कई तो ऐसे मंत्री बना दिए जिनका लोगों नाम ही नहीं सुन रखा था। नई टीम बना दी। बीजेपी के जो संगठन था उसमें भी नया सिस्टम आ गया। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनके नाम ही नहीं सुन रखे थे लोगों ने, ठीक बात। ऐसे ऐसे लोग बन गए। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, ये सीनियर मंत्री बन गए सरकार में। फिर ये होता है अगला चुनाव आ गया। अगले चुनाव में भी मोदी साहब ने 75 पार का जो एक पैरामीटर था वो सेट था, और उसमें इनको टिकटें नहीं दी, क्योंकि उससे पहले दी बन गए थे। फिर वो टिकट नहीं दी इनको, टिकट नहीं दी, उनकी राजनीति होगी खत्म। इसी बीच मोदी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता ही नहीं था, जानते नहीं राष्ट्रपति बनने से पहले। बहुत वेंकैया नायडू एक बहुत बड़ा चेहरा था बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, साउथ के बड़े नेता थे, उनको उपराष्ट्रपति बना करके और उनकी राजनीति रिटायर कर दी। ठीक है, अगर राष्ट्रपति भी नहीं बना, वरना देश में एक और बड़ी पार्टी है। बहुत से ऐसे लोग राष्ट्रपति बने हैं देश में जो पहले उपराष्ट्रपति बने रह चुके थे। उपराष्ट्रपति के बाद उनको अगली बार फिर राष्ट्रपति बना दिया गया, और सबको उम्मीद थी कि वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बनेंगे, और वो गुड बुक में भी थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी मुर्मू को बना दिया और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया, जिनकी दोनों के नामों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। सही बात है। इसी दौरान परमात्मा की ऐसी करनी हुई कि दो जो सीनियर नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली वो संसार छोड़ करके चले गए, और बीजेपी ने, मोदी ने जो अपनी कैबिनेट बनाई उसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह, अपने बाद अमित शाह को सबसे पावरफुल बनाया। हालांकि जो मंत्री शपथ लेते हैं उसमें राजनाथ सिंह ने ली 2 नंबर सीनियरिटी के, लेकिन जो डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय तो गृह मंत्रालय है, बिल्कुल गृह और सहकारिता जो डिपार्टमेंट है वो सबसे पावरफुल मामला है, वो अमित शाह को। और सबको ये पता है, बच्चे बच्चे को ये पता है कि राजनाथ सिंह से ज्यादा अमित शाह की चलती है। बिल्कुल। मोदी के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल है तो वो अमित शाह है। 2 आदमियों का जिक्र होता है, 2 आदमियों का जिक्र, नंबर 1 नंबर 2। ना नड्डा को कोई पूछता, ना राजनाथ सिंह, ना गडकरी, ना कोई और। बिल्कुल। कई बार तो बल्कि आश्चर्य होता है जी, नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, लेकिन जब फैसले होते हैं, अन्य पार्टियों को मिलना होता है, किससे गठबंधन होगा, कब होगा, वो सारे फैसले अमित शाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे को बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है जो कई बार का सांसद भी है, उसने एक बड़ी गजब बात बताई। भाई जब संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो, बीजेपी की कोई मीटिंग हो, या कोई और फैसले लेने के लिए हो, तो बोला उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ के बाकी जितने नेता बैठे हैं वो तो केवल चाय पीने के लिए बैठते हैं। ठीक बात है। और चाय पी लेते हैं, कोई भुजिया बिस्कुट बर्फी खा लेते हैं। फैसले तो जो मोदी और अमित शाह लेते हैं वो फाइनल है। एक कोरम पूरा किया जाता है, एक दिखाया जाता है कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग है, सभी लोग आ गए हैं, फैसले तो वही कर रहे हैं जिनको करने हैं। जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है ना, उसकी कोई मीटिंग हो तो फैसले तो सरपंच ले हुए हैं। बिल्कुल। और सबको ये पता है भाई जो आदमी ले मेंबर है तो साइन कराने, उन्हें साइन करा देते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, शर्म का विषय है प्रद्युमन भाई। मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा पार्टी का डेकोरम, इतना बड़ा पार्टी का स्तर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, और मतलब बात यहाँ तक है। बात इतनी गजब है कि जो टिकट बांटने वाली कमेटी है ना, उसमें जो लोग, उनको टिकट नहीं मिलती। सही बात है भाई, कितनी गजब बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अचरज की बातें हैं ये बुक। और ये क्यों हुआ? हाँ, कारण बताता हूं आपने, ये क्यों हालात बनी, नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल नेता क्यों बने। 2014 से पहले तो MP PM बनाते थे, यानी सांसद। ये बड़ी गजब की बात है, बड़ी रोचक बात है।
और 14 से क्यों इतनी लेके पावरफुल, मतलब 14 से लेके जो तीनों चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है वो एमपी बना रहा है। क्या बात है। फिर प्रद्युमन भाई ये बताइए ना, अब एमपीओ की फिर वैल्यू भी क्या रहेगी? यही तो बात है। हाँ बे आप एक चीज देखो, अश्विनी चोपड़ा को टिकट दे दी करनाल से। बिल्कुल। उसका क्या था करनाल में? मोदी के नाम से तो जीते। सही बात है। ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दे दी हिसार में। हिसार में वो कभी हिसार में मतलब सक्रिय ही नहीं था, नौकरी कर रहा था। अगर वो जीत्या तो किसके नाम पे जीत्या? राइट बात है, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीता। बिल्कुल। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने के धर्मेंद्र के लड़के को दे दी पंजाब में। बताओ उसका क्या? गुरदासपुर से सनी देओल को। ठीक है, वो जीत गया चुनाव। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं। ये तो मैंने गौतम गंभीर को दे दी दिल्ली से। बताओ गौतम गंभीर का क्या? अलग अलग क्षेत्रों के हम नाम ले रहे हैं कि ये लोग है ना, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप राजनीति को समझते हैं, इन लोगों का पॉलिटिकल ग्राउंड था कहां पर जो ये कहते कि हम अपने आप पे जीत के आए हैं। आज चलेगी भी तो उसी की। आज बीजेपी के जो 240 के आसपास सांसद है ना फिलहाल, इनमें से भी 200 तो ऐसे हैं जो मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। और तो भाई एक अमित शाह का जिक्र आ गया ना जी, एक अमित शाह को लेकर सवाल है जी, दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी जी। अब ठीक है, मोहन भागवत ने बयान दिया, समझ में आता है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव से पहले से जी संघ की और बीजेपी के अंदर खाते टसनबाजी चल रही है, वो हमने चुनाव के अंदर देखी भी और बयानों से भी साफ पता चलता है। लेकिन जैसे ही बयान मोहन भागवत जी का आया, उसी के बाद फौरन बाद कुछ टाइम बाद अमित शाह जी का बयान आ जाता है। तो अमित शाह का जो बयान आया है, इसके मायने और मतलब ये नहीं है क्या? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती है जी। और जब यूं पता है कि एक चट्टान जैसा नेता, एक बहुत बड़ा नेता, एक बीजेपी का बहुत बड़ा फेस जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो दाव तो अमित शाह का भी नहीं लगता। क्या गाहे बगाए अमित शाह भी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि ये हटे तो मेरा नंबर पड़े? देखो, मैं दो रूपों से इस चीज को देखता हूं। पहली बात तो ये कि जब तक मोदी है तब तक ही अमित शाह का वजूद है। एक चीज तो राजनीति में बहुत सही कहा, अगर उनको वहम हो तो। वैसे मैं एक चीज और बता देता हूं दर्शकों को, हो सकता है बहुत कम लोगों को ये मालूम ना हो। अमित शाह ऐसा नहीं कि अभी जब मोदी प्रधानमंत्री बन गया और उसके बाद ही कोई चेहरा बना, वो लगातार 5-6 चुनाव गुजरात की एक सीट से विधानसभा के जीते हैं। ठीक है, गुजरात में तो ठीक ठाक उनका सिस्टम चेहरा थे वो, लेकिन वो जो है विवादित रहे हैं हमेशा। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो तो मोदी की छतर छाया में पनप रहे हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अब गृह मंत्री बना दिया गया जी जी। और मोदी ने जब वाराणसी से चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश से, तो उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया। वो तो मोदी जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से अमित शाह चल रहे हैं। यस। एक पॉइंट तो ये है कि अमित शाह को भी इस चीज का भय जरूर मिलेगा कि अगर मोदी की छुट्टी होगी तो छुट्टी साथ में अमित शाह की भी हो सकती है। अच्छा, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है। दूसरे एंगल से इसमें जो आपने कहा चीज वो भी संभव है। हर आदमी का ये एक उद्देश्य होता है, एक ध्येय होता है कि आज हम जिस पायदान पर हैं इससे ऊपर जाएं। बिल्कुल, प्रमोशन हर आदमी। अमित शाह एकदम से देश का गृह मंत्री बनना, प्रधानमंत्री के बाद तो सबसे पावरफुल वही है। बिल्कुल सही। उसके बाद एक प्रधानमंत्री का पद बचता है। बिल्कुल सही। तो अब उसकी भी तो ये इच्छा मिलेगी, भाई मेरी भी बारी आई। यस। लेकिन वो बारी उसकी तभी आएगी जब या तो मोदी खुद उसको दे दे कुर्सी। यस। जब तक मोदी एक्टिव है। और मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे ही वो भी यही सकता है प्रद्युमन भाई, क्योंकि हो सकता है कोई। थोड़ा एक देखिए ना, ये उनके लिए गोल्डन चांस है जी। आप जो कह रहे हैं, मेरा भी ये मानना है कि दो तरीके होते प्रधानमंत्री बनने के। एक तो खुद के फेस पर लड़के आओ, बिल्कुल, वो दम लगता नहीं है जी। अब चुनाव लड़ागा मोदी के फेस पर, अगर बीच में मोदी को हटा दिया जाता है, मोदी स्वयं कुर्सी छोड़ देते हैं नैतिकता के आधार पर, तो दाव लग सकता है। तो ये अमित शाह को भी ये मालूम है कि मेरा नंबर ऐसे ही लग सकता है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, अमित शाह कोई बहुत पॉपुलर नेता नहीं है। ठीक है, वो तो केवल मोदी की वजह से ही इस कुर्सी पर बैठे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल, चाणक्य हो सकते हैं, चाणक्य होना अलग चीज है, नीतियां बनाना अलग चीज है। वो तो नीतियां, तो अब आप एक बात बताओ, नीतियां तो बनाने वाला कोई होता है, उन नीतियों को फिर जनता में इंप्लीमेंट कोई और करता है। ठीक आपने, ठीक है। ड्राइंग रूम का नेता कोई है, जनता के बीच फेस कोई और है। बिल्कुल, तो ड्राइंग रूम का नेता वो मैनेजमेंट का खिलाड़ी है। यू आर राइट।
ठीक है। अब अमित शाह का एक चीज तो ये हो सकती है, जब मोदी को ये लगे, देखो इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि आज बीजेपी में मोदी सबसे पावरफुल है, बिल्कुल वो यूं ही कुर्सी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी कोई ये वहम हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। इस चुनाव में उन्होंने क्या किया, 75 साल से ऊपर के नेताओं को भी टिकट दे दी और ये कह के दिया कि भाई हमने एक चीज रखी है कि कहीं एक्सेप्शनल है, भाई कहीं ना कहीं अपवाद हो सकता है, तो मोदी कोशिश ये करेगा कि मैं अपवाद में प्रधानमंत्री रहूं। और संसदीय बोर्ड में भी उन्होंने उसको डाला, वो येदियुरप्पा को। तो जो है उस लिहाज से मोदी नहीं चाहेंगे कि 4 साल कौन छोड़ेगा, क्योंकि फेस तो मोदी के भी जीते, मोहन भागवत के नाम पे वोट थोड़ी आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जेपी नड्डा के नाम पे आ रहे हैं वोट। अब जो 240 के आसपास हैं वो जो है मोदी के नाम पे हैं। ठीक है, तो मोदी कभी ये नहीं चाहेगा कि वो 4 साल पहले छोड़ दे। लेकिन अगर कोई ऐसी हालात बनती है कि आरएसएस और बीजेपी का ऐसा दबाव बन जाए उनके ऊपर, तो भी मेरा ये मानना है कि मोदी हर संभव ये चाहेगा कि उन्हीं का कोई विश्वास पत्र जिसको वो अपने हिसाब से चला सके वो प्रधानमंत्री बने, और वो फिर अमित शाह हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या चर्चा में अब लोग भी मानते होंगे और जानते भी होंगे कि देखिए अब बड़े चेहरों की बात करें जो बिल्कुल आने वाले प्रधानमंत्री हो सके बीजेपी तरफ से, उनमें एक तो हमने जिक्र कर दिया अमित शाह का जी, दूसरा सबसे ऊपर जो जिक्र आता है वो आता है योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी का। बिल्कुल। तो ये दोनों जो चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो मोदी के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो हम इनकी पॉलिटिक्स देखते आए, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो यहाँ फिट कैंडिडेट यही है इनके लिए, यहाँ फिट कैंडिडेट यही है। या दूसरा एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मोदी बहुत से ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति भी बनाया है, उपराष्ट्रपति भी बनाया है, जो कोई बहुत बड़ा फेस नहीं, तो इस तरह का कोई ऐसा डम्मी टाइप का लाके जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। और फिर चूंकि 2028 में राष्ट्रपति भी बनना है, चूंकि अब जो प्रधानमंत्री बनेगा बाई चांस मोदी अगर हटते हैं तो निश्चित रूप से वो जिनको चाहेगा वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो मोदी की मैं जो समझ पा रहा हूँ ये भी दिली इच्छा मिलेगी कि मैं प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बन और वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे शख्स होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति भी रहे होंगे, बिल्कुल, अगर वो बनते हैं तो। और एक और है जी, उसमें देखिए उसमें उनके लिए इजी भी हो जाएगा ना प्रद्युमन भाई, एक बंदा इतने साल तक देश का प्रधानमंत्री रह लिया, वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद फिर सर्वोच्च पद आता राष्ट्रपति, और वो पद एक ऐसा है ना तो ज्यादा विवादों में रहना, आराम की जिंदगी है, सर्वोच्च पद है, महामहिम कहलाएंगे, बिल्कुल। तो उनके लिए भी ये एक अच्छी चीज हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। बीजेपी के लिए लॉस हो सकता है कि बीजेपी अपना एक बड़ा नेता खो देगी जी, ये हो सकता है, परंतु मोदी का कहीं नुकसान नहीं इसमें नजर आ रहा है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, देखो मोदी को तो फायदा ही है, हाँ, युगों युगों तक उनका जो है एक रिकॉर्ड बनेगा। हाँ। और जो है अब ये हालात है आज के दिन, मोदी की जो लोकप्रियता है जो उनकी 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में थी, आज के हालात में क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को एक बहुत बड़ी उम्मीदें देश की जनता को थी और वो कुछ जब नहीं हो पाया, और अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि पहले तो एक समय वो था जब टीवी पर जब मोदी आते थे तो लोग अपना काम धाम छोड़ करके उनको सुनने के लिए देखने के लिए बैठ जाते। बिल्कुल सही बात। और आज हालात ये है कि जब मोदी बोलते हैं तो लोग या तो उठ करके चले जाते हैं या चैनल बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है लोकप्रियता में गिरावट। दूसरी बात, मुझे आज भी वो वाक्य याद है जब प्रधानमंत्री घोषित का कैंडिडेट घोषित होने के बाद पूरे देश में पहली रैली हरियाणा में थी नरेंद्र मोदी की, रेवाड़ी में सैनिक रैली। उसमें लोग बिना बुलाए गए थे, जिसके आयोजक कैप्टन अभिमन्यु थे हरियाणा से, और वो जो है लोग बिना बुलाए गए वे देखें तो मोदी को। और आज हालात ये है, अभी हिसार में आए थे मोदी 14 अप्रैल को जब एयरपोर्ट को बैसाखी वाला दिन, ठीक है, बसें भर भर के लाने पड़ रहे हैं लोग, बिल्कुल, फिर भी नहीं आ रहे। मनरेगा बुलाया, फिर भी नहीं आ रहे, मनरेगा बाबिया के चेले चपाटे, ठीक है ना, फिर भी नहीं आ रहे। अच्छा, एक बड़ी बात और है प्रद्युमन भाई, अब मोहन भागवत ने ये चीज कह तो दी, पहले भी इस प्रकार की कयासबाजी लग रही थी, अब क्या मोदी जी
मोहन भागवत को भी ये कह सकते हैं क्या कि जनाब अली आप मेरी उम्र का जिक्र कर रहे हैं, आप तो मेरे से 5 दिन पहले ही 75 के हो जा रहे हैं, फिर आप भी अपना त्याग पत्र दे दीजिए। क्या ये हो सकता है? क्या मोदी जी में वो मादा है कि वो मोहन भागवत से टकरा जाएंगे, उनको पलटकर जवाब दे देंगे, या फिर ये इनके बीच में एक नूरा कुश्ती चलेगी? ठीक है, मैंने कह दिया, संघ को दिखाने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए, जो मोदी के अपोजिट लोग हैं वो राजी भी कर दिए मोहन भागवत जी ने, लेकिन अंदर चलेगी वही नूरा कुश्ती। क्या मानते हैं? देखो, मेरा ये मानना है कि भले ही किसी समय आरएसएस बीजेपी से ताकतवर रहा जी, लेकिन आज के दिन मोदी सबसे पावरफुल है, कोई दो राय नहीं इसमें। क्योंकि भले ही मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी भी ये हिम्मत नहीं कि वो सीधा या तो नाम लेकर के बोले। पहले तो मोहन भागवत को ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख में बड़ा डिफरेंस है। प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद है, और खुद नरेंद्र मोदी ने वो चीज लागू की। यस, आरएसएस में ऐसी चीज अब तक कोई लागू नहीं हुई है। या तो मोहन भागवत ये लागू पहले करें, या कोई और करता इनसे पहले कि भाई यहाँ भी 75 पार का क्राइटेरिया है, वैसा कुछ दिखा नहीं। तो लगता नहीं मुझे कि आरएसएस में तो अगर कोई फेरबदल होगा तो वो तो आरएसएस के हिसाब से होगा। मेन चीज तो यहाँ प्रधानमंत्री का पद है। और दूसरी और बात बता देता हूँ, आरएसएस में कौन प्रमुख है उससे देश की जनता को भी कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं। कोई कोई संवैधानिक पद नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो मोहन भागवत को जानते ही नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना। देसी देहात के लोग तो जानते हैं, बहुत लोग ऐसे। ठीक है, कौन मोहन भागवत? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेन फोकस केवल प्रधानमंत्री के पद पर, 75 साल की उनकी उम्र पर, और जिस ढंग से ये रिटायरमेंट का सिगुफा चल रहा है, ये निश्चित है मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कोई दो राय नहीं। अच्छा, पक्का होगा। लेकिन प्रधानमंत्री भी बदलेगा क्या? प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? वो सबसे अहम चीज है। हाँ, बाकी तो सब चीजें सेकेंडरी हैं जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, अनेक प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में दौड़ रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हमने अपने तरीके से चीजों का निचोड़ निकाला है, एक सारांश निकाला है, और मे भी हमने ऐसा कोई पहलू भी नहीं छोड़ा है जिससे आपको समझ में ना आया हो। और दूसरी बात साथियों, बड़ी बात ये, जैसे कि कह रहे हैं प्रद्युमन जी, कि प्रधानमंत्री का कोई सामान्य पद नहीं है कि कोई चौकीदार का पद है, कोई सरपंच का पद है, कोई बीडीसी मेंबर का पद है कि लिया और छोड़ दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बीजेपी, ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी शायद इस बात के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रही कि उनके पास एक बना बनाया नेता हो कि हाँ ठीक है मोदी जी छोड़ देंगे, इसको आगे करेंगे और चुनाव लड़ लेंगे। अभी वो भी कसम की जो कहते हैं कि जो उहापोह स्थिति है उसके अंदर है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।